जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक अहम टॉपिक फॉरेक्स की दुनिया में ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो बहुत ही अहमियत रखती है। 50% किरदार इसका हमारी एक कामयाब ट्रेड के ऊपर इसका 50% किरदार साइकोलॉजी का होता है। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, ये हमारा टीपी हिट कराती है। आपने इस वर्ल्ड में देखा होगा कि फॉरेक्स में आपने सुना होगा कि अक्सर लोग पछता रहे होते हैं। क्या पछता रहे होते हैं? कि उन्होंने एक ट्रेड ली और उनका ये नेक्स्ट लेवल ये था, उन्होंने ये अपना एसएल रखा और यहाँ अपना टीपी रखा। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग दरमियान से ही पैनिकली स्मॉल प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर चले जाते हैं, और मार्केट जब भी उनके फेवर में मजीद जाती है तो वो पछता रहे होते हैं, वो काश हम इस ट्रेड को ना काटते, इस ट्रेड में ही रहते। तो आपकी जो आपका प्रॉफिट और आपका टीपी जो चीज़ हिट कराएगी वो आपकी साइकोलॉजी होगी। साइकोलॉजी क्या होगी? हारिस पिछली क्लास में मुझसे बात कर रहा था कि तो मुझे बताएं कि इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है साइकोलॉजी में। इस टाइम जितने भी लोग जो फॉरेक्स में पैसा गवाते हैं, वो दो सबसे बड़ी गलती करते हैं। उनके साथ इमोशंस का सबसे जो उनके साथ जो मसला आ रहा होता है इमोशंस का, वो मसला ये आ रहा होता है कि वो एसएल एसएल तक तो वेट कर लेते हैं, टीपी तक वेट नहीं होता उनसे। इसका क्या मतलब है? कि वो नुकसान ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रेड जितनी नेगेटिव जा रही होती है वो रुके रहते हैं। लेकिन ट्रेड थोड़ी सी भी पॉजिटिव जाती है तो उनके साथ इमोशन का मसला होता है। जैसे जैसे आप भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग में आएंगे तो ये बात मेरी आपको याद रहेगी कि किस तरह से जब थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है तो हम ट्रेड से भागने की करते हैं कि ये ज़ाया ना हो जाए। एक अच्छा और प्रोफेशनल ट्रेडर की साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वो एक डिसिप्लिन के साथ, एक प्लानिंग के साथ ट्रेड में एंटर होता है और एक प्लानिंग के साथ ट्रेड से बाहर होता है। एडवांस साइकोलॉजी में आज जो हमारे आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, उसमें जो पहली चीज़ है कि फॉरेक्स की दुनिया में एक फार्मूला, ट्रेडिंग सक्सेसफुल फार्मूला है क्या। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि माइंडसेट क्या होता है साइकोलॉजी का, किस तरह से एक माइंडसेट के साथ मैक्सिमम हम अपना प्रॉफिट गेन करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ बिलीव क्या है। वो कौन से लोग थे जिन्होंने अपने आइडिया पर, अपनी अपनी प्लानिंग पर यकीन रखा और फिर ऐसे वर्ड्स रिकॉर्ड बनाए जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ सका। फिर मैं आपको एक अमेरिका के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट RF स्किनर, इन्होंने इनकी थॉट ऑफ एजुकेशन क्या है, इन्होंने साइकोलॉजी को किस तरह से बयान किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग सक्सेसफुल फार्मूले में साइकोलॉजी 50% है, मनी मैनेजमेंट 30% है, मेथड और जो टेक्निक्स है वो 20% है। शुरू शुरू में जितने भी प्रोफेशनल्स लोग बनने आते हैं या ट्रेडिंग में कदम रखते हैं तो उन्हें लगता है कि मेथड ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि ये जो मेथड है 20% ये सब कुछ है, अगर ये आ गया तो आप चैंपियन बन गए फॉरेक्स के। लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको ये बावर कराया, ये समझाया, ये दिखाया कि मेथड की कितनी हैसियत है, मनी मैनेजमेंट की उसमें कितना इम्पैक्ट है और साइकोलॉजी का इसमें कितना किरदार है। तो यहाँ आप खुद कह सकते हैं कि मुझे, मैं हारिस से पूछूंगा, हारिस आप पहले क्या समझते थे कि साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और मेथड्स के बारे में आपका पहले क्या नजरिया था इस फार्मूले को देखने से पहले? एक लाइन में बताइएगा। सर सिंपल सा यही नजरिया था कि सबसे पहले तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ हाँ जी, हाँ कि जी। किसी भी खेल के मैदान में अगर आप ये इस सोच के साथ जाएं कि यार मैंने डिफेंड करना है और मैं हार ना जाऊं, अगर इस खौफ के साथ आप जाएंगे तो यकीनन आप हारेंगे। अब हम्म, बात वही है कि जिस तरह आपने सवाल किया कि मेरा नजरिया क्या था, यही था कि सबसे पहले तो आपने लालच नहीं करनी है और दूसरा आपने जो है रोजाना आपका छक्का नहीं लग सकता, तो आपने कोई ना कोई तरीकाकार होंगे, वो मेथड्स ही हैं जिसको सीख के आपने इस काम को करना है। एक दिन में अगर अमीर होने का आप सोचेंगे तो फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं है। उमर उमर आप बताओ कि सवाल सुनना कि 50%, 30%, 20% आप पहले क्या समझते थे और अब आपका क्या नजरिया कि ये बात ठीक कही है मैंने?
जी उमर बताएं। शहजाद आप बताएं। इस टॉपिक से पहले तो मेरा ये था कि अंदाजा कि मेथड ही मेन चीज़ है। आप कहते हो कि मेथड ही सारी मेन चीज़ है, जी, लेकिन फिर ज़्यादा आपने जब मनी मतलब ये मैनेजमेंट पढ़ा टेक्निक और हम यूज़ साइकोलॉजी करेंगे। पढ़ी, हाँ जी, उसके बाद लग रहा है कि मनी मैनेजमेंट का ज़्यादा होगा। ज़्यादा वो है तो ठीक हो गया। चलें आज हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेते हैं। हमाद आप रह गए, हमाद आप बताओ। अच्छा, मेरा तो देखिए फॉरेक्स से मेरा, इससे पहले फॉरेक्स का मेरा कोई भी वो नहीं था कि मैं फॉरेक्स के, मुझे बस ये पता था, लेकिन मेरे कोई आइडियाज कॉन्सेप्ट वगैरह फॉरेक्स के नहीं थे। तो हाँ, जब व्हेन आई हैव एंटर्ड इन दिस क्लास तो फिर मुझे बहुत सारी चीजें जो जिनका सिरे से नहीं पता था, वो फंडामेंटल मेथड्स जो हैं वो मुझे पता चले। दूसरा ये कि मेरे जहन में था कि साइकोलॉजी इज द मेन पार्ट ऑफ दिस फंक्शन ना, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि साइकोलॉजी जो है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसने आपके मेथड्स को है ना आगे कर दिया है। यानी मेथड्स जो है ना वो इतने इतने इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है। उमर आप वही बताओ, आपकी बात रिपीट करूँ। उमर आप बताओ कि साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और मेथड्स में मैंने जो डिवीजन किए हैं, तो आप बताओ आपके नज़दीक पहले क्या था? क्या ये डिवीजन आपके ध्यान में पहले भी थी? नहीं, ये नहीं था। आप क्या सोचते थे इसमें ज्यादा अच्छी मेथड मैं की ये अहमियत? समझ था कि मेरे जहन में मैं यही समझ था कि बस अनाड़ीपन नहीं करना, मतलब यही मेरी लिमिटेड नॉलेज थी, अनाड़ीपन नहीं करना ये और वो, ठीक है, यानी दस्ती फैसला नहीं करना। जल्दी फैसला नहीं करना। ठीक है, आज हम साइकोलॉजी में मजीद आपको चीज़ें बताऊंगा कि हम साइकोलॉजी को 50% क्यों कहते हैं। चलें सबसे पहले हम एक प्लान डिज़ाइन करते हैं। प्लान क्या डिज़ाइन है हमारा, इसी प्लान को इम्प्लीमेंट करने पर हमारी क्या साइकोलॉजी है, यही हमने खुद को इस पर स्टार्ट करना है कि जब हम प्लान बनाते हैं तो प्लान को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। कहते हैं कि अगर आपने कोई बड़ा काम करना है तो आपको लीडरशिप की ज़रूरत होती है। जब आप किसी टीम को मैनेज करने लगें, ठीक है, तो आप एक अच्छे लीडर होंगे तो टीम को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए जब फॉरेक्स में जब आप कोई अच्छी ट्रेड और एक सक्सेसफुल एक रिकॉर्ड ट्रेड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वेल प्लान होना पड़ेगा, मार्केट के सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा। तो ये प्लान अगर कॉपी पेन से ले लें अपने पास और इसको अपने पास एक राइट डाउन कर लें इन पॉइंट्स को। अच्छा, सबसे पहला प्लान क्या है? जब भी आपने लैपटॉप ओपन करना है, लैपटॉप ओपन करने से पहले आप अपने माइंड में एक चीज इंस्टॉल करोगे कि मेरा टारगेट क्या है। इसमें टारगेट से क्या मुराद है कि आपने पहले खुद फैसला कर लेना है कि आज मैं जो भी ट्रेड लूंगा वो एसएल और टीपी लगा के ट्रेड लूंगा। एक बात, आज मैं जो भी ट्रेड लूंगा, जितना अगर मेरा एसएल $1 का है तो मेरा टीपी भी $1 का होगा, या मेरा एसएल $1 का है तो टीपी मेरा $2 का होगा। अगर एसएल मेरा $3 का है तो टीपी मेरा $3 का होगा। आपने एक अपना टारगेट सेट किया कि आज मैंने इस एसएल और टीपी के बगैर काम नहीं करना। मैंने टारगेट सेट किया कि मैंने अपने अकाउंट का कितने % रिस्क पे लगाना है और कितना प्रॉफिट लेना है। 1/1 का लेना है। 1/1 का क्या मतलब है कि $1 मैंने प्रॉफिट लगाना है और $1 मैंने रिस्क पे लगाना है और मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। दूसरा, अपने माइंड को क्या समझाना है, या $1 मैं रिस्क पे लगाऊंगा तो मुझे जो रिवार्ड चाहिए वो $2 चाहिए, मैं फिर ट्रेड से बाहर आऊंगा। तीसरी बात, आपने माइंड पे आपने ये प्लान करना है कि यार अगर मैं $1 रिस्क पे लगाऊंगा तो मैं $3 मुझे फायदा होगा, तब मैं ट्रेड से बाहर आऊंगा, वरना मैं ट्रेड के अंदर ही रहूंगा। एक बात, पहले आपने क्या किया, लैपटॉप ओपन करने से पहले ये चीज अपनी माइंड पे सेट कर ली, अपना टारगेट सेट कर लिया। दूसरा स्टेप होगा कि आपने डेली पर आके लेवल मार्क करने हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि लेवल्स कैसे मार्क करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज, हमने मार्केट की कंडीशन देखनी है। मार्केट की 3 कंडीशंस हैं, रेंज है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। हमने जब भी ट्रेड करनी है तो हमने कंडीशंस के साथ ट्रेड करनी है। अगर मार्केट ऐसे 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, यानी ऐसे अगर हाई लो बना के ऊपर जा रही है तो हमने मार्केट
बाय में ही ट्रेड करनी है, यानी मार्केट के साथ ही ट्रेड करनी है। अच्छा, अगर मार्केट डाउन आ रही है, अगर मार्केट डाउन आ रही है तो मैंने सेल की एंट्री ही लेनी है। यहाँ मैंने मार्केट की कभी कंडीशन से अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी कि मार्केट नीचे डाउन आ रही थी और मैं उल्टा बाय में बैठ गया। अच्छा, तीसरी, अगर है रेंज है तो मैंने ट्रेड नहीं करनी, मैंने इसके ब्रेकेज का या अपवर्ड या डाउनवर्ड ब्रेकेज होगा तो मैं तब ट्रेड लूंगा। अच्छा, पांचवी चीज क्या है, मैं जिस पेयर में ट्रेड ले रहा हूँ उस पेयर को मैंने चेक करना है। कहाँ चेक करना है? फॉरेक्स फैक्ट्री में, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, या और डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर आपकी हमेशा नजर होनी चाहिए। ट्रंप का एक फेक कमेंट या एक रियल कमेंट पूरी मार्केट को हलचल मचा देता है, तो आपकी ये नजर होनी चाहिए। अच्छा, इससे क्या मुराद है कि ये अकाउंट आज आप अपने डेस्कटॉप पर इसका आइकन बना लें, सेव कर लें कि जब भी ट्रेड करनी है तो मैंने ये ट्रम्प का ये रियल अकाउंट है, ये मैंने शाम को ही इसके अकाउंट का स्क्रीनशॉट लिया है। इसने अभी बताया भी है कि जब मैं कोई भी फेक न्यूज़ भी करता हूँ तो वो काफ़ी बिजनेस कर चुके होते हैं जब भी मैं कोई ब्लफ खेलता हूँ मार्केट से, ठीक है। तो और ये फॉरेक्स फैक्ट्री जो है ये आपको बताती है कि मार्केट पे क्या अहम न्यूज़ आने वाली है। अहम न्यूज़ के लिए वो रेड का निशान देगी और बाकी माइनर न्यूज़ के लिए उसका येलो या डार्क येलो का सिंबल होगा। 5 बातें होगी। छठी बात, जब भी मैं ट्रेड लूंगा तो मैंने अपने सेलिंग रूल्स को, वीएसए के साइंस को जहन में रखना है। वीएसए के साइन क्या थे? अगर मैंने सेल रूल करना है तो मुझे पता लगना चाहिए कि मार्केट ने वाइड स्प्रेड डाउन बार मारा है या गैप बार मारी है। अच्छा, ये मैं बार बार आपको बता चुका हूं, एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं कि मार्केट या तो लेवल का ब्रेकेज देती है या फिर किसी कंसोलिडेशन रेंज का या चर्निंग एरिया का ब्रेकेज देती है डाउन की तरफ। आपने देखना है कि जब वाइड स्प्रेड लगे या किसी लेवल की लगे या किसी रेंज को ब्रेक करे, जैसे ब्रेक करेगी और ये आइडियल ब्रेकेज होगी। आइडियल ब्रेकेज का क्या मतलब होता है कि टॉप ऑन द हाई या ऑन द लो ब्रेकेज हो, जब साइन क्लोज होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मेरे एंट्री सिग्नल्स मैंने देखने हैं कि आइडियल अप थ्रस्ट हो या आइडियल नो डिमांड हो। ये कंडीशंस मेरी सारी पूरी होंगी तो तब मैं सेल की ट्रेड एक्टिव कर लूंगा। इसके अलावा मेरी कोई ट्रेड नहीं है, ये एक प्लान में अपने शामिल कर लेना है। इसी तरह बाय में ऐसे करना है कि आइडियल वाइड स्प्रेड अप बार हो या गैप बार हो और आइडियल हमारा शेकआउट नो सप्लाई हो आइडियल। ये मैं आपको बता चुका हूँ और आपने चार्ट्स में भी मुझे ये चीज़ें दिखा चुके हैं कि किस तरह से हम मार्केट में एक एंट्री लेते हैं। अच्छा, मैं मज़ीद आपको ये बता दूं कि इस पूरे कहानी में लिखा हुआ क्या है। फॉर एग्जांपल, हारिस हमाद उमर, आपने एक पेयर लिया यूरो यूएसडी। आपने एक ट्रेडिंग माइंडसेट बनाना है। सबसे पहले मैं टारगेट बनाऊंगा कि यार मैंने इसमें, फॉर एग्जांपल अपनी बात करता हूं, तो मैंने 1/2 का इसमें प्रॉफिट लेना है। यानी अगर $5 मैं रिस्क पे लगाऊंगा तो मुझे $10 चाहिए, तभी मैं ट्रेड से बाहर आऊंगा, वरना मैं ट्रेड के अंदर रहूंगा। ये मैंने अपने दिमाग को समझा दिया। उसके बाद मैं यूरो यूएसडी में आया। यूरो यूएसडी के डेली में जाके मैंने इसके स्ट्रॉन्ग लेवल लगा लिए। ओके, तीसरी चीज मैंने देखी कि यूरो और यूएसडी, इन दोनों यूरोपियन में क्या हालात चल रहे हैं और यूएसडी के क्या हालात चल रहे हैं। ये मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री और डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से ये चीजें मुझे मिल जाएंगी कि यूरो के इस टाइम क्या हालात हैं और यूएसडी के क्या हालात हैं। फिर मैं देखूंगा कि मार्केट खड़ी कहाँ है। मार्केट लेवल के ऊपर रेंज कर रही है तो मैं यहाँ एक्टिव हो जाऊंगा कि मार्केट अगर ब्रेकेज देती है, रीटेस्ट करती है और यहाँ अप थ्रस्ट दे या नॉन डिमांड दे तो मैं सेल की ट्रेड ले लूंगा। और ट्रेड का टीपी क्या होगा? नेक्स्ट लेवल तक, ये मेरा टीपी होगा, मैं ट्रेड ले लूंगा। इसी तरह जब बाय की ट्रेड लूंगा वो भी इसी तरह होगी कि या मार्केट क्या हो, लेवल के ऊपर खड़ी हो और रेंज कर रही हो, तो मैं देखूंगा मार्केट ने अब्जॉर्प्शन मारा है, रीटेस्ट किया है और यहाँ मार्केट ने शेकआउट या नो सप्लाई दिया और मैं यहाँ बाय की ट्रेड पकड़ लूंगा। ये तब अभी तक हमने ये रूल्स बना रहे हैं, अपना माइंड बना रहे हैं कि अगर मार्केट इसके मुताबिक चलेगी, मेरे इस प्लान के मुताबिक आएगी, तो मैं कहूँगा मेरे से सेल की या बाय की ट्रेड ले लो।
अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एक प्लान बनाते हैं तो दूसरी चीज आती है उस प्लान पर बिलीव करना। मैं हमाद से पूछूंगा, हमाद आप ये बताओ, प्लान ज्यादा अहम है या उस पर बिलीव ज्यादा अहम है? हमाद, हमाद, उमर आप बताओ, प्लान ज्यादा अहम है या उस पर बिलीव ज्यादा अहम है? बिलीव, बिलीव। क्यों? इसलिए क्योंकि आप अगर प्लान आप ही बनाएंगे और आप भी खुद ही बिलीव नहीं करेंगे तो फिर मतलब नहीं हो सकता ऐसा। जबरदस्त। हारिस आप बताओ, प्लान इसमें ज्यादा ऐसा अहम होता इसमें है? ऐसा हो सकता है आसिम भाई, इसमें ऐसा हो सकता है आपने ट्रेड लगा दिया और हो सकता है अगर आप बिलीव नहीं कर रहे आप मिड में उसको कैंसिल आउट कर दें। जबरदस्त। पैनिकली आप बाय या सेल करके पैनिकली मार्केट से बाहर आ जाओगे और आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे। हारिस आप बताओ, प्लान ज्यादा अहम होता है या बिलीव ज्यादा अहम होता है? सब कुछ है। अगर आप हाइपोथेटिकली या दिमाग में भी प्लान बनाए या इसको आपके सामने भी नहीं है, ख्यालों में भी है, लेकिन अगर बिलीव आपका है तो वो आप समझ लें एग्जीक्यूट हो जाता है प्लान। जबरदस्त। शहजाद आप बताओ। क्या सुनिए, बिलीफ ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है। फुरकान तो आप अगर हमारा बताओ। बिलीफ होगा तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बाहर होंगे, ट्राई ही नहीं करेंगे। फुरकान आप बताओ। अच्छा देखो, मैंने एक चीज बताई थी आपको। अब पहले मैंने बताया था कि पहले आपको एक ख्याल आएगा, जैसे ही ख्याल आएगा तो वो ख्याल आपका बिलीव बनाएगा, वही बिलीव आपका बिहेवियर भी बदलना शुरू कर देगा। जैसे ही बिहेवियर बदलेगा आपका एक्शन बदलना शुरू हो जाएंगे, जैसे एक्शन बदलेगा तो रिजल्ट बदलना शुरू हो जाएंगे। इसमें मैं कैसे लेता हूँ कि आपको एक ख्याल आया कि अब इस टाइम सेल की ट्रेड बनती है। आपने आपने क्या किया, आपने लेवल्स लगाए, आपने डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को भी देखा, आपने फॉरेक्स फैक्ट्री में भी देखा, आपने आईएल ऑफ थ्रस्ट भी देख लिया, आपने नो डिमांड भी देख ली। अब आपको एक बिलीव पैदा हो गया, एक ख्याल आया कि यहाँ सेल की ट्रेड बन सकती है, फिर आपने उस पर यकीन किया। जैसे यकीन किया तो आपका एक्शन बदलने लग गए, आपने उसी टाइम टिकट ओपन की और सेल पर एंट्री ले ली। ओके। अच्छा, मैं आपको ना एक कुछ रियल एग्जांपल्स देता हूँ। वो कौन लोग थे जिन्हें अपने आइडिया पे बहुत यकीन था, और ऐसा यकीन कि नाकामियों के बाद भी उन्हें लगता है कि रास्ता मेरा ठीक है, आज ना तो कल मुझे कामयाबी मिल जाएगी। सबसे पहले एक कोलोनल सैंडर्स, ये KFC का ओनर भी है, और ये 1009 दफा फेल हुआ। अपनी मुर्गी नहीं बेच सकता था, ये अपना मुर्गी का चिकन नहीं बेच सकता था। ये यकीन करें, कोई इतना भी नालायक हो सकता है कि 1009 बार कोशिश करे, एक किलो चिकन भी नहीं बेच सकता था ये। इसने लेकिन अपने आइडिया से हटा नहीं, अपने प्लान से हटा नहीं। ये और से और बेहतर होता गया, और से और बेहतर होता गया कि मेरे प्लान में क्या गड़बड़ थी। उसके बाद 1009 कोशिश करने के बाद जब इसे 1010वीं कोशिश की तो ये KFC के ओनर से नाम से आज जाना जाता है। इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी ब्रांचेस हैं, इस टाइम बिलियंस ट्रिलियंस में ये अकेला बंदा अर्न कर रहा है। एक बात। अच्छा, दूसरा था सिल्वेस्टर। आपने देखा होगा कि माशाल्लाह इसकी ये वाहिद था 90s में जिसकी बॉडी इतनी तैयार थी, बनी हुई थी। अच्छा, इसने क्या किया, ये कहता था कि मैं ऐसी मूवी बनाऊंगा, सिल्वेस्टर कहता था कि मैं ऐसी मूवी बनाऊंगा जिसमें मैं डायरेक्टर भी खुद हूँगा, हीरो भी खुद हूँगा, स्क्रिप्ट भी मैं खुद लिखूंगा। ये किसी भी इन्वेस्टर्स के पास जाता तो वो इसे पागल कह के भगा देते थे, कहते जा यहाँ से, तेरा काम नहीं है यहाँ, या तो हीरो का रोल करेगा तो डायरेक्टर स्क्रिप्ट हम देंगे आप। लेकिन कहता था नहीं, मैं तुम्हारी नहीं मानता, जो भी मैं रोल करूंगा वो मैं खुद ही करूंगा। अच्छा, इसको अपने आइडिया पे इतना यकीन था, 1500 दफा इसने लोगों से ठोकरें खाई, बेचता हुआ, और ये बाहर आया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इसने एक मूवी बनाई रॉकी के नाम से, सिल्वेस्टर की रॉकी मूवी, जिसके आज जो स्टार्स हैं 10 में से 8.1 स्टार्स में उसे गिना जाता है। ये 90s की मूवी, 1976 की मूवी थी, और इसमें इसने स्क्रिप्ट भी खुद लिखा, सब कुछ इसका वेल प्लान था। लेकिन देखें 1500 टाइम ये लोगों के पास गया, किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी। लेकिन जब ये रॉकी मूवी बनाता है तो इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के।
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन था कि किस तरह से एक आइडिया पे यकीन हो, फिर नाकामियां एक तजर्बा बन जाती हैं, वो दुख नहीं बनती। अच्छा, थॉमस एडिसन, कौन कौन जानता है इसे? शहजाद, आप एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप बताओ। इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब। फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब। अच्छा, ये इसमें दो अच्छी बात, अच्छा इसमें है ना, एक मैं इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ कहता हूँ, इसे ये भुलक्कड़ बहुत था। ये ऐसा भुलक्कड़ था कि इसने अपनी लाइफ में कितनी चीजें बार बार इन्वेंट की। एक चीज बनाता था फिर भूल जाता था। एक दिन ना इसकी पूरी लाइब्रेरी थी ना, सारी जल गई, जिसमें इतने नोट्स, इतनी इसकी रिसर्च थी। बाहर आके मुस्कुराता है और कहता है शुक्र है मुझे एक बार नई बार मौका मिलेगा चीजों को देखने का। इसने सारी कोशिश दोबारा की, बड़ी खुशी से की, कभी पछताया नहीं कि यार मैं इतनी रिसर्च थी, इतने सालों की मेहनत थी, मेरी सारी जल के राख हो गई। एक बात। दूसरा ये था कि इसने 9,999 दफा कोशिश की एक बल्ब बनाने की। तो लोग इससे पूछते हैं कि यार बल्ब बनाना तो बहुत आसान है, बल्ब बनाना तो बहुत आसान है, तो तुझे इतनी मेहनत क्यों लग गई? तो वो कहता है कि मैं 9,999 तरीके ऐसे भी जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बन सकता। थॉमस एडिसन के जुमले थे। अच्छा, मिचेल जॉर्डन एक शदीद नाकाम तरीन इंसान था। इसने क्या किया, ये फुटबॉलर था, सॉरी बास्केटबॉल का ये ना नाकाम तरीन खिलाड़ी था। इसने 9,000 टाइम शूट मिस किए और 300 गेम्स इसने हारी, अपनी टीम को भी हरवाता था। लेकिन इसे बिलीव था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा और मेरे से अच्छा शॉट, मेरे से अच्छा पंच कोई नहीं खेल सकता। फिर इसने खेला और दुनिया का महंगा तरीन बास्केटबॉल प्लेयर खिलाया ये। तो मैं वन पे पूछूंगा, इन 4 स्टोरी से, इन 5 स्टोरी से हमें क्या मैसेज आता है? मैं हारी से शुरू करूंगा। सर मेहनत में अजमत है। मैं इंसान जब गिरता है, ठोकरे खाता है, तो ही वही वाली बात है। मतलब एक आग के अंदर आप जल सोना बन जाओ, लेकिन एक दफा ठोकर खाने के बाद आप दोबारा उठें तो दोबारा डबल एफर्ट से वो काम करें। अगर आप ठोकर खा के गिर गए तो फिर तो वही एंड हो गया। तो बिलीव आपको उठाता है दोबारा। बिल्कुल, कुछ आग इंसान को जला देती है और कुछ आग इंसान को कुंदन बना देती है। शहजाद आप बताएं, इन 4 स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? जो मेन चीज है ना वो कंसिस्टेंसी है। मतलब कि अगर हम एकदम फेल हो चुके हैं, हम उससे मतलब लर्न करें, ना कि होप यूज कर दें उस चीज से ना। माद आप बताएं। आसिम भाई आप बताएं ना कि आपने क्या कभी ट्रेडे आपकी फेल नहीं हुई क्या? आपने लॉस नहीं किया, लेकिन आज ये काम आप कर रहे हैं ना। अच्छा देखो, बात सुनो, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसके एसल ना होते हों। लेकिन जो कामयाब ट्रेडर्स होते हैं उनकी खूबसूरती क्या होती है? उनकी नाकामियां कम होती हैं और कामयाबियां उनकी बहुत ज्यादा होती हैं। जब हम भी, इवन के मैं हमारे सर जो हमारे सीनियर्स हैं जो अकाउंट में बैठते हैं, उनका एसेस उन्होंने इतने वेल प्लान लगाए हुए होते हैं कि वो, ठीक है, उन्हें चुभता नहीं है एसेस, ठीक है। तो दरअसल कहने का मतलब ये है, लाइफ में जब हम ट्रेडिंग, अगर मैं इन सब स्टोरीज को अब रिलेट करूं अपने ट्रेडिंग के साथ, तो यहाँ सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जब आप प्लान बनाओगे तो उस प्लान से हटना नहीं है। बेशक वो प्लान नाकाम हो जाए, लेकिन आपका डिसीजन एक लॉजिक की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर आप कामयाब हो गए लेकिन उसके पीछे लॉजिक नहीं थी, तो आप कभी भी झटका खा के नीचे गिर जाओगे। ये उसी तरह जो मैंने कल आपको एक आईसी मार्केट का अकाउंट दिखाया था रियल, किस तरह से वो लकीली विन तो कर गया, लेकिन उस कामयाबी को संभाल नहीं पाया क्योंकि उसके पीछे लॉजिक कोई नहीं थी। वो जब उसे खुरेदा गया तो अंदर से वो खाली था। वो हारिस समझ गए? जी जी। तो मैंने यहाँ से ये लर्न किया, मुझे उनके पैसा डूबने का अफसोस नहीं हुआ, मुझे अफसोस ये हुआ कि उस आदमी ने 7,000 से 70,000 कमाए, वो 60,000 विड्रॉ कर लेता यार, 10,000 छोड़ देता।
और उस 10,000 को भले घुमा देता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यार पता क्या बात होती है, हर बंदे का अपना अपना जहन होता है, ठीक है। तो वो मेरा ख्याल है कि इस बहस को हम छोड़ ही देते हैं, क्या ख्याल? देखो हारिस फुरकान, देखो बात सुनो, लाइफ में ना जब दुनिया में आप एक रिसर्च, आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट क्या है कि आपने सिर्फ उन लोगों की जिंदगी को देखना है जिनकी लॉटरी निकली थी। जिनकी क्या निकली है? हाँ, लॉटरी वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक YouTube पे वीडियो देखी है जिसके अंदर बताया गया है कि भी लोगों की जब लॉटरी लगी तो उन्होंने क्या किया, और वो साल भी नहीं गुजरा, साल के बाद वो पहले से भी ज्यादा गरीब, पहले से बदतरीन। तो हारिस, हमाद, उमर और शहजाद, आप देखना, आप इस रिसर्च को देखना, जिनकी भी लॉटरीज निकलती हैं, लॉटरीज निकलने का मतलब क्या है, जिन्हें ऐसी बगैर मेहनत के धड़ल्ले से इतनी ज्यादा अमाउंट मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं, पहले तो कभी वो अपने इर्द गिर्द इंसानों को इंसान भी नहीं समझ रहे होते, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, उन पर ना कोई ऐसे उनके हम साइकिल कहते हैं, उनके सर पे खून सवार हो जाता है। फिर वो ऐसा बंदा सबसे पहले क्या गलती करता है, अपने इर्द गिर्द के ताल्लुकात खराब करता है, अकेला होना शुरू हो जाता है। जैसे अकेला होता है तो वो अब नॉर्मेलिटी दिखाना शुरू करता है। जैसे अब नॉर्मेलिटी आती है, वो हर चीज को पैसों के साथ तोलना शुरू कर देगा, दोस्ती को, पहनावे को, चलने फिरने को, अपनी सवारियों को, अपने घर को। इससे होगा क्या, वो जैसे वो ज्यादा शो मारता है, ठीक है, उस शो मारने का सिर्फ मकसद ये होता है कि लोगों को साड़ा महसूस कराना। उस साड़े में वो क्या करता है, म्याना रवि अख्तियार नहीं कर पाता, और आहिस्ता 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 वो पैसा तो खत्म होता ही होता है उसके पास। ऐसे बंदे के पास ताल्लुक भी खत्म हो जाते हैं, दोस्त खत्म हो जाते हैं, फैमिली खत्म हो जाती है उस बंदे की। इससे वो पहले से भी बुरे हालात में चला जाता है। गॉट इट? चलें, आज जो हमारा मेन टॉपिक था, जो आज जिस पर मैंने आज बकायदा बात करनी है, वो है एक साइकोलॉजिस्ट को हम पढ़ेंगे, बरस फ्रेडरिक स्किनर। 90s की बात है। इस बंदे ने एक नया आइडिया पेश किया। उसने ये कहा कि इंसान के साथ जो इमोशंस हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें एक सिमत दी जा सकती है। उसने काफ़ी सारी बातें की। मैं आपके साथ उनकी जो थॉट्स ऑफ एजुकेशन में से सिर्फ 2 बातें आज आपके साथ शेयर करूंगा। एक, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा, उसने स्केड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट यानी टेल अगेन एंड अगेन का एक आइडिया दिया। उसका क्या मतलब होता है? तो क्लास, मुझे अब आपकी ज़्यादा तवज्जो चाहिए होगी इन 2 टॉपिक पर, इन 2 पॉइंट्स पर। सबसे पहले फ्रेडरिक क्या कहता है? फ्रेडरिक सबसे पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया माउस का। इसने ये कहा कि अगर हम इंसान के इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें उससे कोई पनिश देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, उसने एक साइकोलॉजिस्ट, उसने माउस से क्या समझाया, उसने 2 बटन लगाए, एक रेड बटन, दूसरा उसने बनाया ब्लू बटन, और उससे एक पिंजरे में रख दिया, और वहां एक चूहे को इसके अंदर उसने ना कैद कर दिया। एक चूहे को इसने यहाँ कैद कर दिया यहाँ। अच्छा, चूहे ने जब रेड पे क्लिक किया, हाथ मारता था तो इसे शौक लगता था। जब ब्लू पे हाथ मारता था तो इसे खाना मिलता था। इसने क्या किया, एक वक्त आया, ये जब यहाँ रेड पे हाथ मारता, इसे झटका लगता, ये दर्द महसूस करता, फिर ये ब्लू पर आ जाता, ब्लू बटन पे इसे खाना मिलता रहता। अब एक वक्त आया, ये रेड को भूल गया। इसने कहा नहीं, ये मेरे लिए तकलीफ दे है, ये मेरे लिए शफा नहीं है, ये मेरे लिए जहर है। इसमें जब भी मैं हाथ मारता हूँ मुझे झटका मिलता है, दर्द मिलता है। वो जस्ट यहाँ आना शुरू हो गया, सिर्फ ग्रीन के पास। तो फिर एक मैसेज आया कि इंसान की साइकोलॉजी, अगर कोई कंडीशन रख दी जाए किसी इंसान पर कि वो कोई भी काम करे तो उसके काम करने के बाद उसे सजा दी जाए। अगर वो सही काम करे तो उसे रिवार्ड दिया जाए, अगर वो गलत काम करे तो उसे सजा दी जाए। इससे होगा क्या कि उसकी जो डायरेक्शंस हैं, उसके जो इमोशंस हैं, वो एक तरतीब में, एक सिमत में आ जाएंगे और वो उस गलती से बाज आ जाएगा। आपने देखा होगा कि जब फौज की ट्रेनिंग हो रही होती है तो किस तरह से वो अपने कमांडो को ट्रेन करते हैं, जरा सी सजा पर उन्हें इतने सख्त रूल्स होते हैं। इसी तरह फॉरेक्स में भी हमने क्या करना है, जब हम मनी मैनेजमेंट का रूल ब्रेक करें, जब हम
अपने मेथड के रूल्स को ब्रेक करें। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। कराची के एक स्टूडेंट था, सब मेरे साथ है ना? जी जी जी। अच्छा, जी जी कराची के एक स्टूडेंट था, उसके मुसलसल ना 10 टीपी हिट हो गए। 10 बार उसने जो फ्लेवर्स लगाए थे, जो टीपी लगाया, उसके प्रॉफिट हुए। अब इसकी ना ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, इसे लगा कि मैं तो बहुत कामयाब ट्रेडर बन गया हूँ। इसने 11वीं ट्रेड लगाई। अब 11वीं ट्रेड लगाई ना इसने, तो इसने अपना 5 से 10% एक ही ट्रेड में लगा दिया। 5 से 10% का मतलब ये है कि जहां इसकी 0.1 की लोड बनती थी, इसने 0.5 से लेके 1 स्टैंडर्ड लोड लगा दी $1000 के अकाउंट के ऊपर। हुआ क्या, इसका आधा से ज्यादा अकाउंट वॉश हो गया। तो एक मैसेज आया कि जब भी हम अपने रूल्स, हम जितने भी कॉन्फिडेंट हों, हम जब भी अपने रूल्स को ब्रेक करेंगे तो हमारी ये बेचारे की 10 दिन की मेहनत भी जाया हुई, इसकी साइकोलॉजी इस तरह बर्बाद हुई, इसने अगले पूरे वीक ट्रेड भी नहीं की। अब अगले वीक देखो कितनी ट्रेड्स मिली होंगी, क्योंकि ये लॉस करके बैठा था, नुकसान करके बैठा था, जिसकी वजह से ये अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए इसे पूरा वीक लगा। फिर ये ट्रेडिंग डेस्क पर आया, तो आप देखें ट्रेडिंग डेस्क पर जब भी आया होगा, ये कितना घबराया हुआ होगा, ये किस तरह से इस चूहे की तरह रेड बटन पे क्लिक करते हुए कितना घबरा रहा होगा कि मुझे यहाँ से झटका मिल सकता है। फिर इसे झटका मिला। तो गाइस, आपने ये गलती कभी नहीं करनी, क्योंकि आपने किसी बम डिस्पोजेबल को देखा है? वो जब भी बम को क्या कहते हैं, जाया करने जाता है, वेस्ट करने जाता है, तो वो यकीन करके जाता है कि ये मेरे पिछले बम से मुख्तलिफ हो सकता है। यहाँ अगर रेड तार काटने से बम क्या कहते हैं वेस्ट हो गया था, लेकिन यहाँ कोई तार, वो जरूरी नहीं है कि वो रेड तार ही हो, यहाँ तार मुख्तलिफ होगी। मुझे पूरा रूल्स के मुताबिक किट पहन के जाना है, मुझे रूल्स के मुताबिक यहाँ वर्किंग करनी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई मेरी जान भी जा सकती है। गाइस, ये पहली कंडीशंस आपको समझ आ गई? जी। अच्छा, चलिए, गुड हो गया। जी अच्छा, बिल्कुल समझ आ गई। दूसरी एडवांस साइकोलॉजी की जो आज आखिरी टॉपिक है हमारा, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है? स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी टेल अगेन एंड अगेन। अच्छा, जब भी आप परेशान हो, अच्छा मैं परेशान होता हूँ तो मैं सबसे पहले खुद से एक जुमला कहता हूँ बार बार, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट। ऐसी बात जो आपको मुतहर्रिक करे, आपको मोटिवेट करे। हम मुश्किल में वो बात बार बार कहते रहते हैं। इससे होता क्या है, हमारी जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव रहती है। जब आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रहेगी, आप मुश्किलों से बाहर आना शुरू हो जाओगे। उसी तरह 3 इडियट्स की तरह ऑल इज वेल। ऑल इज वेल एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है। ऑल इज वेल पे बहुत बड़ा एक थीसिस था, एक वक्त मिले तो हम बात करेंगे ऑल इज वेल के पीछे क्या था। अच्छा, ब्रस फ्रेडरिक स्किनर क्या कहता था? स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है? ये कहता था कि जब भी हम कोई चीज रूटीन में लेके आते हैं, उसे बार बार करते रहते हैं, तो वो हमारे जहन में, हमारे जिस्म में, हमारे शऊर में, शऊर से लाशऊर में एक जज्ब हो जाती है। अच्छा, उसके लिए मैंने आपके लिए 10 पॉइंट्स रखे हैं कि वो क्या 10 पॉइंट्स हैं जिन्हें बार बार आप दोहराना है आपने अपने ट्रेडिंग डेस्क से बैठने से पहले। सबसे जो पहला पॉइंट है, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो इस पॉइंट्स को लिख लें आप। सबसे पहला पॉइंट कि मैंने कभी मनी मैनेजमेंट का रूल ब्रेक नहीं करना। पहला पॉइंट क्या है? मनी मैनेजमेंट का रूल ब्रेक नहीं करना। मनी मैनेजमेंट का रूल कभी मैंने ब्रेक नहीं करना। अच्छा, दूसरी बात, नो ट्रेड इज विनिंग। दूसरी मैंने क्या कहा है? अगर आपको नो ट्रेड इज विनिंग, अगर आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रही, फॉर एग्जांपल आपने लेवल्स भी लगा लिया, आपने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स को भी देख लिया, आपने फॉरेस्ट फैक्ट्री के अकाउंट्स को भी देख लिया, आपने, अब आपको वाइट स्प्रेड डाउन बार नहीं मिल रहा या ऑब्जॉर्प्शन नहीं मिल रही, तो आप वेट करोगे। जब तक आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी बस नहीं आ जाती, आपने उस बस पे नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि नो ट्रेड विनिंग का मतलब ये है कि एक दोस्त है आपके साथ, उसने 2 ट्रेड्स किए हैं और वो दोनों की दोनों लूज कर दिए हैं, और आपने क्या किया,
आपने कोई ट्रेड ही नहीं की, तो फायदे में कौन रहा? गाइस फायदे में कौन रहा? जिसने ट्रेड नहीं लगाई, जिसने नो ट्रेड। अच्छा, तीसरी चीज आप ये बताओ कि जब हम सांप को पकड़ते हैं तो जोगी को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो माहिर होता है इसमें, माहिर होता है। हारिस, तजर्बाकार होता है। सांप को जब पकड़ते हैं जोगी को क्यों बुलाते हैं? हारिस, हारिस क्लास में है जी मैं क्लास भाई आवाज बीच में कट जाती है जी। हारिस अपनी आवाज लाउड रखिएगा और बताइए कि हम सांप पकड़ते हुए जोगी को क्यों बुला रहे होते हैं? ताकि जो उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उसी को पता है कि कैसे पकड़ना है। क्योंकि हमें पता है कि जोगी जो है अपनी बड़ी अच्छी से बैक टेस्टिंग करके आया होगा, उसे कमांड होगी अपने उस ग्रिप पर, वो अपनी एक उसका रोज का काम है ना, उसका रोज का काम है। क्योंकि अगर एक थोड़ी सी भी गलती हुई तो सांप उसको डस भी सकता है। 3 पॉइंट्स हो गए कि आपने जब भी इस ट्रेडिंग में बैठना है तो अपने मेथड की प्रैक्टिस करके बैठना है। चौथा, अच्छा आपने ना अपनी बाल्टी को कतरा कतरा करके भरना है। चौथा पॉइंट में क्या लिखवा रहा हूं, आपने अपनी बाल्टी को कतरा कतरा करके भरना है। अगर आपने इसको झटके से भरने की कोशिश की तो ये टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में ना, फॉरेस्ट की फील्ड में कछुए जीत जाते हैं, खरगोश हार जाते हैं। आप ये लाइव मिसाल मैंने आपको कल दिखाई भी थी। इसको किस तरह से भरना बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस फील्ड को कैसे भरना है? कतरा कतरा करके अपने अकाउंट्स को भरना है। जब भरोगे तो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट में ये सिखाया भी था किस तरह से कंपाउंड इफेक्ट लगता है और 500 ट्रेड 100 ट्रेड्स के बाद आपका अकाउंट कितना ग्रो कर जाता है। गॉट इट? अच्छा, इस फील्ड में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि ये पैसों का समंदर है। फॉरेस्ट को ये कहा जाता है कि ये पैसों का समंदर है, लेकिन गाइस ये पैसों का समंदर नहीं। ये बेशक इसमें ये भी इसमें कोई मुबालगा नहीं कहने में कि इसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आपको ये बात ही मद्देनजर रखनी चाहिए कि इसमें लॉस की चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं और दलदल भी है। इसमें हमने क्या करना है, अपने बस स्टॉप की तरह इसमें हमने एक्शन करना है। क्योंकि जब आप किसी बस स्टॉप पर जाते हैं तो काफी सारी बसेस उसमें से रवाना हो रही होती हैं। आपने उस बस पे बैठना है जो आपके घर को जाती है। यहाँ आपके घर को जाती है का मतलब क्या है? उस बस में बैठना है जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो, जिसमें आपके प्लान के मुताबिक अगर ट्रेड आती है तो तब भी आपने ट्रेड करनी है, वरना आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, इस फील्ड में सबसे अहम बात कि आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है कि मैं सिर्फ उस अकाउंट के साथ इस मार्केट में आऊंगा, अगर वाश भी हो जाए तो मुझे उससे कोई